हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 3 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोग तत्व और यौगिक के अणुओं के अलग अलग प्रकार और तत्वों की संयोजकता क्या होती है, साथ ही साथ हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और ये भी सीखा था रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, मतलब कौन कौन से नियम होते हैं रासायनिक समीकरण को लिखते समय या रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय। ठीक है, जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन जब समीकरण लिखा जाता है कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण का लेखन, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उस समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है, जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसको जो बाएं पक्ष में रहेगा उसे अभिकारक कहते हैं और जो दाएं पक्ष में रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आपको ये चीज़ समझा कि रासायनिक समीकरण लिखते समय जो अभिकारक है उसको बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को कहाँ लिखेंगे हम लोग, दाईं तरफ में। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान रहेगा। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या रहेगा, तीर का निशान रहेगा, और तीर का निशान जिस तरफ रहेगा यह दर्शाएगा अभिक्रिया की दिशा, कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, और यही आपको बताएगा कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तीर जिस तरफ रहेगा उस तरफ उत्पाद रहेगा, और तीर जहाँ शुरू होगा वहाँ से क्या रहेगा, अभिकारक रहेगा। तो अभिक्रिया कारकों के से उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों के बीच निकालते हैं। मतलब वो जो तीर होता है वो अभिकारक और उत्पाद के बीच में लिखा जाता है। यह तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है, और यही तीर आपको बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की दिशा किस तरफ है, कि उत्पाद कौन है और अभिकारक कौन है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद होंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह दो अभिकारकों और दो उत्पादों के बीच में दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद रहेंगे तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोग को। चौथा पॉइंट, रासायनिक समीकरण को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए अभिक्रिया कारक और उत्पादित पदार्थ का भौतिक समीकरण में दर्शाना जरूरी है। भौतिक अवस्था, जब भी हम लोग कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उस समीकरण लिखते समय उसमें जो अभिकारक है या जो उत्पाद है उसका भौतिक अवस्था दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक अवस्था दिखाने से क्या फ़ायदा होगा, भौतिक अवस्था दिखाने से फ़ायदा यह होगा कि जो व्यक्ति है जो उस रासायनिक अभिक्रिया को दिख रहा है उससे समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ द्रव अवस्था है, कौन सा पदार्थ गैसीय अवस्था में है, और कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में, कौन सा पदार्थ जलीय अवस्था में। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है और उसको रासायनिक अभिक्रिया समझने में क्या होता है, मदद मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे पदार्थ को गैसीय, पदार्थ का ठोस अवस्था संकेत द्वारा, जैसे अगर कोई पदार्थ अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो पदार्थ मिला हुआ है या जो पदार्थ बन रहा है वह गैस अवस्था में, तो उसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, जी लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जब लिखेंगे हम लोग CO2 तो उसके नीचे मतलब उसके आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा सा जी लिखेंगे ब्रैकेट में। अगर दिया गया पदार्थ हमारा लिक्विड है, द्रव है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, L लिखेंगे। अगर दिया गया पदार्थ अगर जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है या तो जो अभिक्रिया द्वारा बन रहा है, तो उस पदार्थ में अगर ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। S द्वारा दर्शाया जाता है, के अक्षर कोष्टक में लिखकर दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि गैसीय अवस्था में हो तो जी के स्थान पर ऊपर की तीर दर्शाया जाता है। अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में तो हम लोग जी न लिखकर उसके स्थान पर इस तरह ऊपर का तीर का निशान बना के हम लोग दर्शा सकते हैं। यह बताएगा कि वहाँ पर गैस क्या हो रही है, हवा में या वातावरण में, जलवायु में क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। बात आपको समझ में आ रही है। ये सारी भौतिक अवस्थाएं हैं जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तब। इससे क्या होता है, जो भी उस अभिक्रिया को देख रहा है या समझ रहा है उसको समझने में और ज़्यादा आसानी होती है कि हमारे अभिक्रिया में जो उत्पाद है और जो अभिकारक है उनकी अवस्थाएं कैसी है।
कि हम लोग जो अभिक्रिया कारक लिए वो गैसीय अवस्था में है, द्रव अवस्था में है कि ठोस अवस्था में, ये सारी चीज़ें समझने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ अघुलनशील है, कोई पदार्थ क्या है, अघुलनशील, जो अभिक्रिया में घुल नहीं रहा है, तो ऐसे अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो वहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, वहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, उसमें ऐसा नीचे का तीर दर्शा दिया जाएगा। जब हम लोग नीचे का तीर दर्शाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जो है क्या अवक्षेप है, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का एजी का जब अभिक्रिया होता है किसके साथ, HCl के साथ होता है, तो इससे बनता है AgCl2। क्या बनता है, AgCl2, और बनता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, इसलिए ऊपर का तीर दिखाएंगे। और AgCl2 क्या है, यह एक अवक्षेप है, इसलिए जब ये बनता है तो इसका नीचे का तीर दर्शाया जाता है। बराबर, यहाँ तक समझा है कि आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं। रासायनिक विक्रिया घटित होने के लिए ऊष्मा, बाहर से ऊष्मा दी जाती है। बहुत सारी ऐसी रासायनिक विक्रियाएं होती है जो बिना ऊष्मा दिए उस अभिक्रिया नहीं होगी, बिना ऊष्मा। जैसे अगर बर्फ़ से पानी बनाना है तो बर्फ़ को क्या देना पड़ेगा, आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी जाके बर्फ़ से अब क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है जिन्हें पूरा होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके ऊपर हम लोग तीर का निशान दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा हम लोग लिखेंगे नहीं, ऊष्मा को ऐसे त्रिभुज के आकार में दिखा दिया जाएगा तीर के ऊपर। ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, इसलिए यहाँ पर जी ना लिखकर यहाँ पर ऊपर का तीर लगाया गया है। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में जस्ते के चूर्ण की अभिक्रिया होते समय ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन जब भी कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में आप जस्ते का चूर्ण डालोगे, जब अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। जब उसमें ऊष्मा बाहर निकले तो ऊष्मा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ऊष्मा जो है वो उत्पाद में बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा कहाँ पर ऐड होगी, उत्पाद के अंदर ऐड हो जाएगी या प्लस हो जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आई है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होने के लिए विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब, उत्प्रेरक आदि शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो सामान्य अवस्था में नहीं हो पाती है, जिनको पूरा होने के लिए कुछ विशिष्ट मात्रा में तापमान की जरूरत पड़ती है, दाब की जरूरत पड़ती है और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है उनको पूरा होने के लिए। तो ऐसे समय क्या किया जाएगा, जो आपने तापमान दिया है या आपने जो दाब दिया है या जो आपने उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, वो जो अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर या तो नीचे लिख दिया जाएगा कि आपने उसको कितनी ऊष्मा दी है या तो आपने कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको उस तीर के ऊपर या नीचे लिखना होता है। ठीक है। अब ऐसी शर्तों की अभिक्रिया दर्शक तीर के नीचे या ऊपर दर्शाते उदाहरण, जैसे वनस्पति तेल है, जिसको वनस्पति तेल को अगर वनस्पति घी बनाना है तो उसको 60 डिग्री सेल्सियस हमको तापमान देना पड़ेगा और उसके अंदर निकिल क्या करना पड़ेगा, उत्प्रेरक। जब तक उसके अंदर निकिल और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं बढ़ाएंगे तब तक वनस्पति तेल का वनस्पति घी में रूपांतरण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वनस्पति तेल का घी में रूपांतरण नहीं होगा, लेकिन उसको होने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, और हमारे ईंधन और समय दोनों को नुकसान होगा। तो इसलिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी तैयार करते समय 60 डिग्री सेल्सियस तापमान और निकिल उसके अंदर उत्प्रेरक डाल दिया था। और इनकी जानकारियों को क्या करते हैं हम लोग, वो जो तीर बना होता है उसके ऊपर या तो नीचे दर्शाया जाता है। बात समझी। अब अगला, अभिक्रिया कारक उत्पाद के विषय में विशेष जानकारी या उसके नाम उसके सूत्रों के नीचे लिखें। अगर आपको किसी भी अभिकारक के बारे में या उत्पाद के बारे में कुछ अलग से जानकारी मालूम है कि जो अभिकारक है या उत्पाद है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका गुणधर्म क्या है, ठीक है ना, इनके बारे में अगर अलग से जानकारी आपको मालूम है तो उस अभिकारक या उत्पाद के आपको क्या करना है, उसके नीचे लिख देना है। उस अभिकारक के या तो उस उत्पाद के नीचे आपको लिख देना है। जैसे उदाहरण के लिए तांबे की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, जब आप लोग तांबे का नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हो तो विषैला नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड तैयार होता है। विषैला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है जो क्या होती है, विषैला होती है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, साइट्रिक नाइट्रिक अम्ल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, वो क्या होता है, बहुत सांद्र होता है। ठीक ना। सांद्र और तनु ये दो शब्द यूज है। सांद्र मतलब जिसकी अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र। और जो बहुत धीमे धीमे गति से अभिक्रिया करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। ठीक है, आपने इसके पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा।
परंतु तनु अम्ल की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तैयार होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तनु, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का आप लोग देखा वो सांद्र है और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल क्या है, तनु है। तो इस तरह की अगर आपको जानकारी मालूम है तो उन सभी जानकारियों को उस अभिकारक या उत्पाद के नीचे लिख देना चाहिए। बात समझिए आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग को एक प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग संभव नहीं, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझ में भी आएगा। उदाहरण के रूप में मतलब एक प्रमेय लिया गया, उपकरण आपको परख नली, शंकुपात्र, तराजू और रासायनिक पदार्थ क्या क्या लेना, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, का विलयन ले लीजिए। अब क्या करना, आपको शंकुपात्र में सोडियम क्लोराइड का विलयन लीजिए, परख नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लीजिए। ठीक है ना, दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, शंकुपात्र में आपने क्या कर दिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, शंकुपात्र में सोडियम क्लोराइड ले लिया और उसके अंदर जो परख नली है, जो परख नली आपने डाला है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, परख नली में धागा बांधकर वो सावधानी पूर्वक शंकुपात्र में लटकाएं। ये जो परख नली उसमें धागा बांध दीजिए और ये जो शंकुपात्र उसके अंदर क्या करना है, उनको लटका देना और ये वायुरुद्ध होना चाहिए, मतलब इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है, सोडियम जो होगा हवा से अभिक्रिया करके उड़ जाएगा। तराजू की सहायता से शंकुपात्र का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब उसको तराजू पे आप क्या करना है, उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेना है कि इसका द्रव्यमान कितना है। अब शंकुपात्र को तिरछा करके परख नली का विलयन शंकुपात्र में मिलाइए। अब ये जो परख नली है इसको क्या करना है, तिरछा करना, मतलब शंकुपात्र को तिरछा जब करोगे तो परख नली में जो आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया था वह क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि शंकुपात्र में सोडियम क्लोराइड है और परख नली में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बात समझी। तो अब पुनः शंकुपात्र का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब वापस से जब आप मिला दोगे तो वापस से आपको द्रव्यमान क्या करना, वापस से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपने देखा सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट तैयार होता है। यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग देख सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, मतलब मिला देंगे, तो सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, जो अवक्षेप है, ये नीचे तीर का निशान मतलब क्या हो, अवक्षेप है, और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों का द्रव्यमान बदली नहीं होगा, द्रव्यमान क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, इससे क्या कहा है, द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। ठीक है, जिसको कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ आपने, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, पहला पार्ट, इसका पहला वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्व में मैंने बताया है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों का जो द्रव्यमान रहता है वह बदलता नहीं है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl क्या है, अवक्षेप तैयार हो गया है, और जो कि क्या होता है, वो अघुलनशील होता है, जो सफ़ेद कलर में पाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या सीखा कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी जाती कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।